इस देश में आजादी की लड़ाई हुई है। और वो आजादी की लड़ाई क्या थी? तो आजादी की लड़ाई मेरे मायने में दो आजादी की लड़ाई लड़ी गई। पहली आजादी की लड़ाई थी जो देश को आजाद करने की लड़ाई थी, और दूसरी आजादी की लड़ाई थी जो देश के लोगों को आजाद करने की लड़ाई थी। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों। पहली लड़ाई थी जो देश को आजाद करने वाली लड़ाई थी, और दूसरी आजादी थी जो देश में रहने वाले लोगों को आजाद करने वाली लड़ाई थी। अब देश के लोगों को आजाद करने वाली लड़ाई किसने लड़ी? महात्मा फुले ने देश में रहने वाले लोगों को आजाद करने वाली लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में रहने वाले लोगों के आजादी की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा, इन्होंने देश में रहने वाले रहने वाले लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों के साथ में लड़कर इस देश को स्वतंत्र बनाने की लड़ाई लड़ी, और ढिंढोरा पीटा गया कि देश आजाद हो गया। तो देश आजाद होने की लड़ाई लड़ी गई। क्या वो लड़ाई हमारे लिए थी? क्या वो लड़ाई देश में रहने वाले लोगों के लिए थी? निश्चित ही नहीं। लेकिन आडंबर किया जाता है, लाल किले से भाषण दिया जाता है कि देश को आजादी मिली है। मेरे आदिवासी समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम आजाद है तो क्या हमारे समस्याएं खत्म हो गई है? क्या देश से अमीरी गरीबी खत्म हो गई है? क्या समता प्रस्तावित हो चुकी है? क्या आपको सारे हक अधिकार मिल चुके हैं? आपको हक अधिकार किस तरह से मिले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो निश्चित ही देश के आजादी की लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई नहीं थी। तो हमारी आजादी की लड़ाई क्या थी? जो महात्मा फुले ने लड़ी, जो बाबा साहब ने लड़ी, जो बिरसा मुंडा जी ने लड़ी, ये हमारे आजादी की लड़ाई थी। तो पहले आजाद देश की लड़ाई जो थी उसके ऊपर भी चर्चा की जाए, ताकि हमारे समझ में आए कि क्या षड्यंत्र हुआ है। ज्यादा डीप में न जाते हुए आपसे चर्चा करूंगा। थोड़ा हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी समझता हूं दोस्तों, जिसके चलते हमें समझ में आए कि हमारे साथ में षड्यंत्र क्या हुआ है, किस तरह से हमारे साथ में षड्यंत्र कर कर हमारे हक अधिकारों को मारा गया है और हमें पीछे धकेला गया है। आज हमारी उन्नति क्यों नहीं हुई है और हम इतने पिछड़े क्यों हैं, इस सभी बात के लिए हम लोग हिस्ट्री में जाना चाहूंगा दोस्तों। तो आप लोगों को पता है बाबा साहब ने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। बाबा साहब की बात मैं आप लोगों से इसीलिए कर रहा हूं कि बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी और उसको संविधान में इंप्लीमेंट करवाया, जिस वजह से हमें आज सारे हक अधिकार बहाल हो रहे हैं। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से आज हम पिछड़े हैं। इसीलिए मैं बाबा साहब के इतिहास को थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या पाया था और क्या खोया था। इसमें आदिवासी समाज से जुड़े हुए, शेड्यूल कास्ट समाज से जुड़े हुए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को से जुड़े हुए सारे हक अधिकारों की बातें इसी इतिहास में छुपी हुई है। तो हमें समझने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। सामाजिक जीवन में प्रवेश करना मतलब क्या? तो सामाजिक जीवन में प्रवेश करना यानी कि हमारे समाज के लोगों के स्थिति को जानना, और स्थिति किस तरह के है, उनकी
स्थिति में सुधार है या नहीं, और गिरावट है तो किस हद तक उनकी गिरावट है, उनकी जनसंख्या क्या है, उनके ऊपर क्या अन्याय अत्याचार होते हैं और किस प्रकार की वो जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफें हैं और क्या करने से उनकी तकलीफें दूर होंगी, इस सारी चीजों की जानकारी करना ये बाबा साहब ने जब शुरू किया, इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे कि बाबा साहब का सामाजिक जीवन में प्रवेश हुआ। बाबा साहब का सामाजिक जीवन में प्रवेश होने के बाद में, सभी समाज का आकलन करने के बाद में, अंग्रेजों को मालूम था कि देश भारत ही ऐसा देश है जिसमें जातियां है। क्योंकि बाबा साहब ने इस बात को अंग्रेजों के सामने रखा था। बाबा साहब ने इस बात को अंग्रेजों के सामने रखा था, इसलिए उनको इस बात की जानकारी थी कि भारत में जातियां है और जातियों का बहुत बड़ा समूह है, जिसके चलते हमें उन्हें हक अधिकारों की जानकारी और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर कुछ देना पड़ेगा, जिस वजह से उनको हक अधिकार मिलेंगे। क्योंकि यहां पर मनुवादी व्यवस्था काम करती थी। 3 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन लोगों का बाकी निचले वर्ग के सभी वर्गों पर राज था, जिसके चलते कभी निचले वर्ग के लोग, जिसमें के शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, मुस्लिम, सारे लोग इसमें शामिल हैं, और इन लोगों को कभी भी चैन से जीने नहीं दिया गया। मनुस्मृति के कायदे ही इतने सख्त थे कि जिसके चलते जीना मुश्किल हो गया था। बाबा साहब ने ये बात जब अंग्रेजों के सामने रखी, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले साउथ ब्यूरो कमीशन को भारत भेजा। साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में किस लिए आया था कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनका जीवन एकदम निचले वर्ग का हो चुका है, ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको कुछ सुख सुविधा देने के लिए, ताकि उनमें क्या बदलाव आते हैं ये देखने के लिए साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया था। और बाबा साहब को इसकी पूर्व जानकारी थी, तो बाबा साहब ने उस पर काम करने का पूरा डेटा तैयार करके रखा था। अब साउथ ब्यूरो कमीशन अपना काम कर गया, कुछ हक अधिकार हमें बहाल कर गया, और साउथ ब्यूरो कमीशन के काम को मूल्यांकन करने के लिए कि भाई ये आपको जो हक अधिकार बहाल किए गए, जो दिया गया है, जो देने के बाद में आप में क्या बदलाव आए हैं, ये बदलाव किस हद तक आए हुए हैं, और उस चीज की जानकारी करने के लिए 10 साल का एक टाइमिंग पीरियड रखा गया। और वो 10 साल पीरियड के बाद में साइमन कमीशन 1928 को भारत में आया, और उसने सिर्फ यही मूल्यांकन किया कि किस तरह से दिए गए हक अधिकारों की वजह से इनमें बदलाव आया है, समाज ने कितनी तरक्की की है, और ये देने से, हक अधिकार बहाल करने से इनमें शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं, इनके रहन सहन में क्या बदलाव आए हैं। तो उसका मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। जब साइमन कमीशन भारत में कुछ देने के लिए आया था मेरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जब मैं अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को बात कर रहा हूं, तो इसमें आदिवासी समाज की बात कर रहा हूं। ये आदिवासी समाज के मेरे भाइयों, आप इसे जरूर ध्यान से सुनिए। ये बात आपके सुनने की आवश्यकता है, बहुत गौर से सुनिए। ये केवल एक विशिष्ट समाज के लिए नहीं था, तो ये आंदोलन सभी के लिए था। ये मैं आपको इस बात से बताना चाहता हूं। मेरे आदिवासी समाज के 2 भाइयों, आप ध्यान से सुनिए। और हक अधिकार देने के बाद में
बहुत से बदलाव समाज में आने लगे। शिक्षा का स्तर ऊपर उठा, नौकरियों में भागीदारी मिलने लगी, जिससे अंग्रेजों को लगा कि भाई इनको ये हमने जो हक अधिकार दिया है और वो सही काम कर रहा है और इसे देश भर में लागू करना चाहिए। लेकिन गांधी एंड कंपनी ने साइमन कमीशन को भारत से भगाने की पूरी तैयारी की और साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे सारे देश में लगाए। जहां जहां भी साइमन अपना काम करने के लिए जाता था तो उसे काम नहीं करने दिया जाता था। और उस साइमन कमीशन को यहां से देश से भगाने की साइमन गो बैक की पूरी तैयारी गांधी एंड कंपनी ने की, जिसके चलते साइमन अपना डेटा लेकर अंग्रेजों के सामने खड़ा प्रस्तुत करने वाला था। वो वापस अपने अंग्रेजों के इंग्लैंड वापस चले गए। जब साइमन कमीशन वापस चले गए तो गांधी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहां पर उल्लेख करूंगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए थे। गांधी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहिष्कार किया और बहिष्कार इसके लिए किया क्योंकि गांधी को लगता था कि सारे हक अधिकार फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में अंग्रेज बहाल कर देंगे, इसीलिए गांधी वहां पर अनुपस्थित रहेंगे तो किसी तरह का निर्णय अंग्रेज ले नहीं पाएंगे। इसके चलते गांधी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बहिष्कार किया, मतलब वो नहीं गए। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी को नहीं बुलाया गया, फिर भी गांधी द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और कारण सिर्फ यही था कि कहीं मेरे अनुपस्थित रहने के बाद हक अधिकार बहाल ना किया जाए। मेरे आदिवासी समाज के दोस्तों, आपके हक अधिकारों के बारे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात चल रही है। आपके हक अधिकारों की बात बाबा साहब अंग्रेजों के सामने रख रहे हैं और गांधी यहां पर उसका विरोध कर रहे हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र है, क्लियर कट है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़िए, आपको जानकारी मिल जाएगी। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, पढ़ने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बहिष्कार किया गया, दूसरे में गए और दूसरे में गए इसीलिए कि कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय होने न देना चाहिए, बस इस हेतु से वहां पर गए। और व्यत्यय लाने का प्रयत्न किया गया, मतलब इनकी नीयत साफ थी क्या, यह हमें सोचने वाली बात है। मतलब कि इनकी नीयत साफ नहीं थी। जो हक अधिकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उस समय तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नाम नहीं था, लेकिन मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूं ताकि समझ में आए कि ये किसके लिए हो रहा था। ये सारे हक अधिकार की लड़ाई किस लिए, किन के लिए लड़ी जा रही थी, ये समझ में आए, इसलिए मैं जानबूझकर यहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नाम ले रहा हूं। उस समय शूद्र अति शूद्र इस नाम से चलता था, क्योंकि ये SC ST अनुसूचित जाति जनजाति ये तो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद में आया है। तो ये लड़ाई जब बाबा साहब वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखकर लड़ रहे थे तो गांधी उसका विरोध कर रहे थे। और गांधी जब उसका विरोध कर रहे थे, मतलब हमारे हक अधिकारों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। और वो हमारे राष्ट्रपिता है, हमें समझना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जाहिर किया। उस वक्त रैमसे मैकडोनल्ड के माध्यम से कम्युनल अवार्ड
डिक्लेयर किया गया, जिसमें बाबा साहब ने मांगी हुई सारी डिमांड्स पूरी की, दी गई। और वो डिमांड्स क्या थी वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि यही मेन है। तो वो डिमांड्स थी सेपरेट इलेक्टोरेट, स्वतंत्र मतदार संघ, और दूसरा था डुअल वोटिंग सिस्टम, दुहेरी मतदान पद्धति। ये दो महत्वपूर्ण मांगे बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी थी, और ये हमें 1932 को 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनाल्ड के माध्यम से बहाल किया गया था। मुझे इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी थी। अभी हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि स्वतंत्र मतदार संघ क्या था। स्वतंत्र मतदार संघ यानी, मैं आपको स्टैटिस्टिक के माध्यम से बताना चाहूंगा। उस तक कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें SC ST को मतलब आरक्षित रिजर्व की गई थी। मतलब ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समाज के सच्चे और पक्के बंदे को चुनकर भेजेंगी, ताकि वो समाज के हित की बातों को संसद में उठाए, उनके लिए वो काम करे। तो ऐसी 78 सीटें रिजर्व की गई थी। इससे ये फर्क पड़ता था कि आदिवासी समाज के पक्के बिरसा मुंडा जी के आंदोलन से प्रेरणा लेकर काम करने वाले सच्चे और पक्के हितैषी संसद में जाते और किन के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते। निश्चित ही जिस समाज ने उनको चुनकर दिया है उस समाज की लड़ाई वो लड़ते और हक अधिकारों के लिए लड़ते। तो क्या वो समाज की स्थिति निचली रहती या फिर अच्छी रहती? क्या उस समाज का स्तर नीचे गिरा हुआ रहता या ऊपर गिरा हुआ रहता या ऊपर रहता? तो निश्चित ही समाज का अपलिफ्टमेंट हुआ रहता और समाज जो है वो ऊपर प्रगति कर रहा होता, और शायद उनकी कोई समस्या भी नहीं बची रही होती। तो ये हक अधिकार हमें सेपरेट इलेक्टोरेट से मिला था कि समाज के लोग समाज का सच्चा प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजेंगे, ताकि वो समाज के हितों का काम कर कर समाज के अपलिफ्टमेंट में काम करे, जिससे कि कोई समस्या समाज की ना रहे। इस तरह का काम, सच्चे तरह का काम निश्चित ही होता। लेकिन हम आज क्या देखते हैं साथियों? क्या ऐसा काम हो रहा है? क्या समाज के सभी जो समस्या है क्या वो खत्म हो चुकी है? निश्चित ही समस्या खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह के लोग नहीं जा पा रहे संसद में, जो हमारे हकों की लड़ाई लड़े, जो हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए खुद की चिंता ना करते हुए समाज के हित में काम करे। ये क्यों हुआ वो भी आपको बताना चाहता हूं। दूसरी चीज हमें प्राप्त हुई थी डुअल वोटिंग सिस्टम, दुहेरी मतदान पद्धति। मतलब समाज का हर बंदा समाज का एक सच्चा प्रतिनिधि तो चुनकर देता ही था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी चुनने का दूसरा जो वोट का अधिकार, अतिरिक्त वोट का अधिकार उन्हें मिला था। उस अतिरिक्त वोट से ऐसे आदमी को चुनकर संसद में भेजता जो बिरसा मुंडा जी के विचारों से प्रेरित है, जो उनके समाज का ना होते हुए भी उनके आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और आंदोलन से जुड़ने की वजह से
आदिवासी समाज के लोग उसको चुनकर देते और 78 लोग तो रिजर्व सीट से चुनकर जाते ही थे, लेकिन जो समाज से जुड़े हुए लोग रहते थे, मतलब जो मिशन से जुड़े हुए लोग रहते थे, वह भी चुनकर संसद में जाते और समाज की बातों को उठाते थे। तो इस तरह से आंदोलन की गति को ज्यादा ताकत मिलती, आंदोलन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता, क्योंकि बात को उठाने वाले सिर्फ 78 रिजर्व लोग नहीं रहते, तो बाकी लोग भी जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज चुन कर देता और वो समाज हित में काम करते। तो 78 रिजर्व सीट से चुने गए लोग प्लस जो दूसरे वोटों से चुनकर गए हुए लोग प्रतिनिधि, ऐसी संख्या बढ़ जाती थी संसद में और समाज के हित में ज्यादा बेहतर काम होता था। ज्यादा बेहतर काम होता था तो समाज का अपलिफ्टमेंट होता था। तो ये दो बड़ी चीजें हमसे छीनी गई, क्योंकि गांधी ने पुणे करार 24 सितंबर 1932 को पुणे करार के माध्यम से हमसे यह हक अधिकार छीन लिए गए। और ये पुणे करार क्यों हुआ? पुणे करार इसलिए हुआ कि गांधी नहीं चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के हक अधिकार उन्हें बहाल हो। ये एकमात्र कारण है। और इस वजह से गांधी 21 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे कि आदिवासी समाज के लोगों को उनके हक अधिकार ना मिले, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को उनके हक अधिकार ना मिले। यही मात्र कारण है कि गांधी अनशन पर बैठे और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सत्ता हमेशा बनी रहे, जो कि वर्ण व्यवस्था के पायदान पर ऊपर है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो बनी रहनी चाहिए। बस इसीलिए गांधी ने पुणे करार के लिए अपनी जानों की आहुति तक लगा दी। और बाबा साहब को इतना प्रेशराइज किया गया कि बाबा साहब को पुणे करार पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। बाबा साहब को क्या ऐसी मजबूरी हो गई थी कि उन्हें उस पुणे करार पर साइन करनी पड़ी? और बाबा साहब की प्रतिक्रिया, बहुत डीप प्रतिक्रिया। बाबा साहब इतने हताश हो गए थे और उन्होंने प्रतिक्रिया भी, बहुत गहरी प्रतिक्रिया दी। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पुणे करार पे ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं ये बात आपको सिर्फ इसीलिए बताना चाहता था कि हमारे हक अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे, लेकिन हमारे हक अधिकार मतलब स्वतंत्र मतदार संघ और डुअल वोटिंग सिस्टम को हमसे छीना गया। सिर्फ ये छोटी मोटी बात नहीं है जो छीनी गई। इन 2 अस्त्रों की वजह से आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति के लोग हमारे सच्चे प्रतिनिधि चुनकर भेज सकते थे और जिसके वजह से समाज की कभी कोई समस्या उत्पन्न होती तो उसे जल्द से जल्द सुलझाने वाले लोग वहां पर रहते। हमारे साथ में किसी प्रकार का षड्यंत्र होता तो उस षड्यंत्र का बंदोबस्त करने वाले या उसके अगेंस्ट में लड़ने वाले लोग हमारे पास में उस समय पे रहते। लेकिन पुणे करार की वजह से, जो कि 24 सितंबर 1932 को येरवड़ा जेल में, क्योंकि गांधी जो है उस समय येरवड़ा जेल में थे और
अनशन पर बैठे हुए थे, तो वहां पर बाबा साहब के सिग्नेचर के हस्ताक्षर के बाद पुणे करार, कि पुणे करार जो हुआ है, मेरी जानकारी के अनुसार इसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों की हक अधिकारों की बात चली, लेकिन गांधी ने इसमें आदिवासी समाज के लोगों को जानबूझकर इन्वॉल्व कर लिया गया। आदिवासी समाज के लोगों को जानबूझकर इसमें इन्वॉल्व किया गया, मतलब पुणे करार उन आदिवासी समाज पर लागू किया गया, थोपा गया, जबरदस्ती थोपा गया, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते तो निश्चिंत ही देश में क्रांति होती जाती। अब यह आंदोलन चला देश की आजादी का आंदोलन, क्योंकि पुणे करार से हमारे हक अधिकार छीन लिए गए हैं, मतलब हमारे अपलिफ्टमेंट को रोक दिया गया है, और रोक दिया गया है मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के आधिपत्य को जैसे के वैसे ही रखा जाए। समझने वाली बात है। और दूसरा आंदोलन हमारे समाज के लोगों ने चलाया, वो दूसरा आंदोलन क्या था? लोगों के आजादी का आंदोलन, जो महात्मा फुले जी ने चलाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे थे, जिनके आंदोलन की मैंने आपसे बात की, जो फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने हक अधिकारों की लड़ाई अंग्रेजों के सामने रखी, जिस वजह से हमें अधिकार प्राप्त हुए थे, ये हमारे समाज के लोगों के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। लेकिन गांधी ने जो लड़ाई लड़ी वो क्या थी? देश के आजादी का आंदोलन। और देश के आजादी का आंदोलन किस तरह से लड़ाया गया? साइमन गो बैक के नारे लगाकर हमारे मिलने वाले हक अधिकारों को रोक कर लड़ाई। बिरसा मुंडा जी की आज स्मृति दिवस है। मैं उन्हें इस अवसर पर शहीद दिवस जिसे हम कहते हैं, बहुजन समाज के लोगों को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जननायक बिरसा मुंडा जी का आंदोलन ब्राह्मणी व्यवस्था के शोषण के खिलाफ था। लेकिन ब्राह्मणवादी लोग यह लड़ाई अंग्रेज और आदिवासी समाज की है, यह स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। और किस तरह से यह आदिवासी समाज की लड़ाई बिरसा मुंडा जी ने लड़ी है, यह भी मैं आपके सामने थोड़े शब्दों में रखना चाहता हूं। और उस समय की स्थिति क्या थी? धीकू लोग कहा गया है साथियों। अब ये धीकू लोग कौन थे? धीकू लोग उन्हें कहा जाता था जो सामंत लोग थे। सामंत लोगों को धीकू कहा जाता। तो ये धीकू लोग क्या करते थे कि आदिवासी समाज के लोगों का जल, जमीन और जंगल से बेदखल करने की पूरे षड्यंत्र वो कर रहे थे। और वो किस तरह से कर रहे थे? उनके जमीनों को उनसे छीन लेने का काम वो कर रहे थे। किस तरीके से? कोई भी चीज हो उन पर कर लगाकर, टैक्स लगाकर, उन्हें परेशान कर आदिवासी समाज के लोगों को परेशान कर उनके साथ में दुर्व्यवहार कर उन्हें इतना प्रताड़ित करते थे कि उन्हें अपने गांव से पलायन करने तक की नौबत आ जाती थी। अब उत्पीड़न किस तरीके का होता था उसका वर्णन भी मैं आपके सामने करना चाहता हूं। जब लगान अनेक तरीकों से अदा करने की पद्धति जागीरदारों ने शुरू की, वह मुंडाओं और अन्य आदिवासियों को गहरी चोट पहुंचाने जैसी थी। इस संबंध में वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।
अगर जागीरदार को एक घोड़ा चाहिए तो उसका दाम चुकाना पड़ेगा आदिवासी को, जिसे कि कोल कहा जाता था। कोल मतलब आदिवासी। और अगर जागीरदार की मर्जी में आया कि पालकी की सवारी करेंगे तो उसके लिए भी कोल यानी कि आदिवासी को ही जागीरदार को उसमें चढ़ाकर घुमाना भी पड़ेगा। यहां तक कि कोल को जागीरदार का मनोरंजन करने वाले गायों को उसकी दुधारू गाय और यहां तक कि उसके पान का खर्च भी चुकाना होगा। यदि जागीरदार के यहां कोई मर गया तो वह मृतक व्यक्ति के शव संस्कार के लिए आदिवासी पर टैक्स बैठाएगा, मतलब कोल को, आदिवासी को टैक्स बैठाएगा। और यदि जागीरदार के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उस मौके पर धूमधाम के लिए कौल मतलब आदिवासी पर पुनः टैक्स लगाया जाएगा। यदि जागीरदार के यहाँ, आदिवासी के यहाँ नहीं, यहाँ पर बात हो रही है जागीरदार के यहाँ पर, जो कि सामंत कहा जाता है, जागीरदार के यहाँ पर अगर विवाह या पूजा हुई तो भी आदिवासियों पर टैक्स वसूला जाता था। जुर्माना वसूल किया जाता था। कोल के घर मतलब आदिवासी के घर कोई मर गया तो कोल पर जुर्माना लगाया जाता, मानो उस मौत के लिए वही जिम्मेदार है। मतलब आदिवासी समाज के लोग, उनके घर में अगर कोई सदस्य की मृत्यु तक हो जाती है तो फिर भी उसके लिए उस पर टैक्स लगाया जाता था। और टैक्स लगाया जाता था, इसका मतलब क्या होता था कि जैसे वही जिम्मेदार है उस व्यक्ति के मृत होने पर। इतना उत्पीड़न उस समय की व्यवस्था इन आदिवासी समाज के लोगों का कर रही थी, इतना उत्पीड़न हो रहा था, उसका वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कोल के घर उसके लड़के या लड़की की शादी हुई तो बेचारे को उसके लिए टैक्स अदा करना पड़ेगा। और लूट खसोट और सरेआम डकैती की निर्लज्ज एवं हृदयहीन प्रथा तब तक निर्बंध रूप से चलती जाती है जब तक उससे ऊब कर और हार कर कोल भाग नहीं खड़ा होता था। मतलब कि इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वो उससे ऊब कर जब भाग कर खड़ा नहीं होता था। अत्याचारी लोग कोल के घर से न केवल सब कुछ छीन नहीं लेते बल्कि अपनी मनमानी चीज हासिल करने के लिए उसे उधार लेने के लिए भी मजबूर करते हैं। यह सब कुछ गरीबों के बारे में सिडनी स्मिथ की उस प्रसिद्ध उक्ति को चरितार्थ और उजागर करता है कि गरीब आदमी को जन्म से मृत्यु तक कर्ज के भार में दबा रहना है और कराते रहना पड़ता है। इतना शोषण ठेकेदारों, सामंतवादों और जागीरदारों के द्वारा इन आदिवासी समाज के लोगों का हुआ करता था। और इसी चीज को ध्यान में रखकर बाद में एक वर्णन सामने आता है जो कि एक उस समय प्रताड़ित होने वाले आदिवासी समाज के एक भाई का दुख दर्द है। वो इस 4 लाइनों से आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वो कहता है, उफ, टहलुए की तरह बेगारी करते करते मेरे कंधों से खून बह रहा है। रात दिन जब देखो तब जमींदार का आदमी मुझे तंग करता है, परेशान करता है और मैं कराहा उठता हूं। उफ, ऐसी मेरी हालत है। मेरे पास घर नहीं, मुझे खुशी कहां मिलेगी। उफ। ये वर्णन
मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किस हद तक आदिवासी समाज की प्रताड़ना की जाती थी सामंतवादियों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा, इसकी जानकारी आपको हो। और इतनी प्रताड़ना होने के बाद में बिरसा मुंडा, जिन्हें हम जननायक कहते हैं, इन्होंने इस समाज के हितों में जन जागृति करने का काम किया है। और वो जन जागृति किस तरह से की है? बिरसा मुंडा जब छोटे थे तो पढ़ाई में निपुण थे, मतलब पढ़ाई उनको अच्छी लगती थी। और उस समय पढ़ाई का दूसरा साधन क्या था? तो अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए जर्मन स्कूलें हुआ करती थी, और वो स्कूल में पढ़ने के लिए मापदंड क्या होता था? तो आपको धर्म परिवर्तित करना पड़ता, मतलब आपको क्रिश्चियनिटी अपनानी पड़ती। तो बिरसा मुंडा जी के माता पिता ने उनका एडमिशन, मतलब उनका दाखला कराया स्कूल में। और जब उनका दाखला कराया तो पढ़ाई में निपुण थे, और पढ़ाई में निपुण होने की वजह से उन्होंने जाना कि किस तरह से आदिवासी समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, और शोषण हो रहा है तो इसके विरुद्ध आवाज उठाने की उनमें हिम्मत उस शिक्षण पद्धति से आई, और उन्होंने उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई और उलगुलान किया। और उलगुलान कुछ और नहीं दोस्तों, हम सुनते हैं उलगुलान उलगुलान उलगुलान, ये क्या है? तो उलगुलान और कुछ नहीं बल्कि बिरसा मुंडा जी ने बनाया एक संगठन था, और जिस संगठन के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों के हितों की रक्षा की गई और उनके हक अधिकारों को बहाल करने की लड़ाई लड़ी। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ते हुए बिरसा मुंडा जी का उम्र कितना होगा? 19-20 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो उनकी मृत्यु जब हुई तो वो केवल 24 साल के थे। मतलब कितने कम समय में वो समझ गए थे कि हमारे समाज की हितों की रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, उन पर कितना अन्य अत्याचार हो रहा है और उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज में जो कुप्रथा थी, जिसे हम अंधश्रद्धा कहेंगे, उस अंधश्रद्धा को मिटाने का काम भी बिरसा मुंडा जी ने किया है। और वो उस चीज में सफल भी हुए हैं साथी। और सफल होने के बाद में उन्होंने अपने लोगों को कहा, उन्होंने सभाएं ली। आदिवासी समाज के लोगों को अंग्रेजों ने खदेड़ने की बहुत कोशिश की, और खदेड़ने के बाद में भी उन्हें जब अंग्रेजों को सफलता हासिल नहीं हुई। सफलता क्यों हासिल नहीं हुई? क्योंकि आदिवासी समाज के लोग विशिष्ट कला में निपुण थे, लड़ाई में लड़ने के लिए निपुण थे, जिसके चलते अंग्रेज उन तक पहुंच नहीं पाते थे। और बिरसा मुंडा अपना कार्य को गति देने की कोशिश जनसभा को संबोधित करके उलगुलान के नाम से संगठन बनाकर हमारे समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को दिशा देकर सतत आगे बढ़ाने का काम बिरसा मुंडा कर रहे थे। और जब अंग्रेज आदिवासी समाज के लोग निपुण होने के बाद में जब बिरसा मुंडा जी को पकड़ नहीं पा रहे थे अंग्रेज, तो बिरसा मुंडा जी तक पहुंचने का कार्य किस तरह से हुआ? अंग्रेजों ने उन्हें कैसे पकड़ा? अंग्रेजों ने उन्हें कैसे पकड़ा? तो अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा जी के ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा। और वो 500 रुपए का इनाम उस वक्त का इनाम बहुत ज्यादा बड़ी राशि थी। और इतनी बड़ी राशि को
इतनी बड़ी राशि के लालच में आकर आदिवासी समाज के ही कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने बिरसा मुंडा जी जिस जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस सभा के ठिकाने का पता अंग्रेजों को दे दिया। और जब उनको पता चला कि बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के लोगों को क्रांति जलाने के लिए क्रांति की मशाल आगे बढ़ा रहा है और इन समाज के लोगों को अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने में मदद कर रहा है और उन्हें प्रेरित कर रहा है, तो अंग्रेजों ने उस थोड़ा भी समय न गवाते हुए उस जगह पर चारों तरफ से बिरसा मुंडा को उस सभा को घेर लिया। घेरने के बाद में वहां पर भी आदिवासी समाज के लोगों में और अंग्रेजों में झड़प हुई और उस झड़प के बाद बिरसा मुंडा जी को वहां से पकड़ लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर उन्हें प्रिजन कर लिया गया, मतलब उन्हें जेल में बंद कर लिया गया। जेल में बंद करने के बाद उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया गया। और यहां तक जानकारी है दोस्तों, बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है कि वो हैजे की बीमारी से उनका देहांत हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों के कैद में थे तो उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि उनके साथ षड्यंत्र करके बल्कि स्लो पॉइजन देकर उन्हें मारा गया है। इतनी डेंजरस चीज हमारे महापुरुषों के साथ में घटित हुई है और हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। खास करके बिरसा मुंडा जी के जीवन के ऊपर ज्यादा जानकारी समाज में नहीं है। इस वजह से आदिवासी समाज के मेरे भाई, मेरे साथी उनके आंदोलन को सही दिशा में नहीं ले जाते हुए कहीं और दिशा में मोड़ देते हैं, धार्मिक दिशा में मोड़ देते हैं और सिर्फ जयंती और स्मृति दिनों तक बंदिस्त कर दिया जाता है। मेरा उन समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के मेरे भाइयों से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि उर्गुलान के नाम से किया गया क्रांतिकारी पहल को आप समझें, उनके आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उनके आंदोलन को पढ़ने के बाद इस समाज के लोगों, हमारे समाज में पैदा हुए बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सामने आकर इस समाज की लड़ाई लड़े और जो हमारे गरीब तबके के, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करें कि उर्गुलान क्या था, हमारे महापुरुषों की विचारधारा क्या थी, उनका क्या कहना था, क्यों उन 24 साल में बिरसा मुंडा जैसे नौजवान अपनी जान गंवा देते हैं, किस उद्देश्य के लिए लड़ते हैं। इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें जरूर रखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, यह हमारा परम कर्तव्य है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, महात्मा फुले का आंदोलन शूद्रों के लिए ही नहीं था, सर्व समाज के लिए था, समता के लिए था। बाबा साहब का आंदोलन समता के लिए था, मतलब सर्व समाज के लिए था। बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार हमें बहाल किए हैं। संवैधानिक अधिकार आदिवासियों के लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में बहाल किए गए हैं, उसको हमें समझने की जरूरत है। हमें पढ़ना होगा अनुसूची 5 और अनुसूची 6 क्या है, उसके द्वारा हमें क्या हक अधिकार प्राप्त हुए हैं
मैं 1-2-3 मिनट का समय लेकर आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि संविधान में जो अनुसूची है 5 और 6, तो इसमें क्या हमें हक अधिकार मिले। 5वीं अनुसूची में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कलेक्टरेट है तो कलेक्टरेट में 2 समान अधिकारी बैठाए जाएंगे, पोस्टिंग की जाएंगी। मतलब कि एक शेड्यूल कास्ट से है तो एक आदिवासी समाज से रहेगा, एक जनरल सीट से है तो एक आदिवासी रिजर्व सीट से रहेगा। मतलब कि उनके अपलिफ्टमेंट की जिम्मेदारी ये कॉन्स्टिट्यूशन अनुसूची 5 में उसकी व्यवस्था की गई है। अनुसूची 5 में यह भी व्यवस्था की गई है कि संसद में तैयार होने वाले, मतलब बनने वाले जो नियम है, वह नियम आदिवासी समाज के लोगों पर डायरेक्ट लागू नहीं हो सकते सर। मतलब राष्ट्रपति के साइन से, मतलब हस्ताक्षर से पारित किए गए हुए नियम सरसकट लागू नहीं किए जा सकते आदिवासी बहुल एरिया में। वहां के आदिवासी संस्थाओं की पूरी तरीके से अनुमति प्राप्त की जानी पड़ती है। ग्राम संस्था जिसे कहते हैं, उनकी जब तक कंसर्न हमें नहीं मिलता तब तक राष्ट्रपति भी उस चीज को, उस नियम को उस जगह पर लागू नहीं कर सकता। ये 5वीं अनुसूची में, 5वीं और 6वीं अनुसूची में दिए गए हक अधिकार है सर, जिसकी हमें जानकारी कर लेनी चाहिए। खासकर आदिवासी समाज के भाइयों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। और बहुत सी चीजें हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। ज्यादा समय ना लेते हुए मुझे यहाँ पर कांशीराम जी ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित सोशल चेंज इस पेज पर बिरसा मुंडा जी के स्मृति दिवस पर आयोजित इस अभिवादन सभा को संबोधित करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए कांशीराम जी ट्रस्ट के सारे सदस्यों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जिस महापुरुष की स्मृति दिवस है, उन्हें एक बार बिरसा मुंडा, जननायक बिरसा मुंडा जी, इन्हें एक बार फिर से अभिवादन करते हुए आज के इस अभिवादन सभा का यहीं पर समापन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा, जय उर्गुला।